ठीक है जी, लेट अस बिगिन करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट October and November 2025. Fairly less number of topics as compared to the previous months, but if you will see the coming months, November, December, January, November, December, January will have topics which are greater than June to November combined. सॉरी, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी में बहुत कम थे, बट दिसंबर, जनवरी वाज लाइक लोडेड विद टॉपिक्स. ठीक है जी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर की रिवीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन वी आर गोइंग टू विजिट द चीट शीट्स एज वेल. एज यूजुअल वी आर गोइंग टू प्रोसीड सब्जेक्ट वाइज. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ये एक टॉपिक है जो हर 2 4 5 साल में घूम घूम के यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है. इस साल न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर कैन बी अ क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल स्टैटिक टॉपिक, बट बड़ा प्यारा सा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर एग्जामिनर ने इसको पढ़ा है तो वो जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है. कंटेम्प्ट पे वो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हमें क्या पढ़ना है, हमें वो देखना है. सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस पैराग्राफ टेल्स यू दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट. सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 129 and 215 authorizes the Supreme Court and High Court that bro, तुम लोग अपना जो रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, एंड देयरफॉर हम तुम्हें एम्पावर कर रहे हैं दैट यू कैन व्हाट, पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स. दे कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स. अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको पनिश कर सकते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है, कोई लॉ एम्पावर नहीं करता, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्पावर नहीं करता, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एम्पावर करता है. ठीक है. दूसरी बात, अब दो सवाल आते हैं, क्या कंटेम्प्ट मेंशन्ड है और क्या कंटेम्प्ट डिफाइंड है. बिल्कुल मेंशन्ड है सर, 19 क्लॉज 2 में. आर्टिकल 19 क्लॉज 2, contempt of court is absolutely mentioned in the constitution. ठीक है, but constitution does not define the process for contempt proceedings. contempt को डिफाइन नहीं करता. यहां तक कि वो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को एज अ डेफिनेशन भी डिफाइन नहीं करता, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, हाउ विल द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स प्रोसीड, क्या प्रोसेस होगा, उसको भी डिफाइन नहीं करता. ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ आती है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है, मेंशन करता है, दो बातें हो गई. डिफाइन ना तो प्रोसीडिंग को करता है, ना सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट को करता है. अथराइज करता है, एम्पावर करता है, मेंशन करता है, डिफाइन नहीं करता. अच्छा, अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो रिपोर्ट थी एच.एन. सान्याल कमेटी की, उसके बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ था. ठीक है सर. अब ये एक्ट क्या करता है सर? ये डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट को और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को. आपको इसके बारे में मालूम होगा, आपको सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है. बट व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट? विलफुल डिसोबीडियंस, आप मान नहीं रहे हो जजमेंट को, आप डिनाई कर रहे हो उसको मानने से. दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आप दंगाई पे उतर आए हो, आप स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट की अथॉरिटी को. तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे बोथ कैन इनिशिएट, हाँ जी ध्यान से, दे बोथ कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ऑन देयर ओन. कोई आपसे ये बोल दे कि थर्ड पार्टी का कोई पिटीशन होना चाहिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करने के लिए, नहीं. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे कैन इनिशिएट देयर प्रोसीडिंग्स ऑन देयर ओन. सिंपल. इतनी बातें हमें याद रखनी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमको पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है सर, ये बातें हम याद रखेंगे, इसको तो नहीं भूलेंगे. छोटा सा फैक्ट है, न्यूज़पेपर में आया था अबाउट द नवंबर 26. इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है. दो डेट्स आपको याद होनी चाहिए. सबसे पहली नवंबर 26 1949, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में. वो कब आता है? जनवरी 26 1950. आप रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन, बहुत बढ़िया से पार्टी वार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टी मारते हैं. ठीक है, नालायकों की तरह, बट कोई बात नहीं. हाँ जी. अच्छा, पर आप 26 नवंबर को क्या करते हैं? तब आप बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे. कॉन्स्टिट्यूशन डे पहले होता था आपका क्या? नेशनल लॉ डे.
अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये चेंज कब हुआ, 2015 में। इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भूलना नहीं है, इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, याद रहेगा भैया, ये तो छोटी सी बात थी, ये तो आपने ऐसी याद करा दी। ये बताओ भैया, ये हमारे काम की चीज है भैया, बताइए भैया। हम सोचते हैं भैया बैठ के डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे। अभी तक भैया हमने पॉलिटी शुरू नहीं किया है भैया, अभी तक तो हमारा हिस्ट्री, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भैया हम यूट्यूब पे पहुंच गए हैं। अब यूट्यूब पे हम पहुंच के देख रहे हैं पर्क्स ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। ओ माय गॉड, वहां देख रहे हैं हाउस टूर, एक डीएम आवास दिखता कैसा है, एक डीएम को क्या मिलता है, ये सोच रहे हैं। ठीक है, वहां पर आपको लोग बोलते होंगे आपका पे कमीशन, क्या आपका बेसिक पे है, क्या डीए मिलेगा, आप बस सोचते हैं हाँ बहुत कुछ मिलेगा, क्या बात है, और ये तो मिलेगा, उसके अलावा जो मैं खींच लूंगा वो अलग है कि नहीं, नालायक। कोई बात नहीं, एट्थ पे कमीशन के बारे में देखिए। एट्थ पे कमीशन क्या बोलता है आपको नहीं जानना, आपको जानना है व्हाट इज सेंट्रल पे कमीशन। पे कमीशन होता क्या है, कभी यूपीएससी का मूड हो गया, उसने पे कमीशन पे उठा के क्वेश्चन पूछ देना है आपसे। ठीक है, देखो पे कमीशन पहले तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, कोई लॉ पास नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पे कमीशन को अपॉइंट कर देती है कि भैया लो जी। ठीक है, उनका काम क्या होता है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, सैलरी स्ट्रक्चर्स को, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को, सर्विस कंडीशंस को एग्जामिन करना। ठीक है, कि भाई कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना बेसिक पे होना चाहिए, सारी चीजें। कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन वो सेटअप इन 1946। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव कमीशंस फॉर्म हुए हैं, पहला पे कमीशन वाज इन 1946। ठीक है, सारी चीजें अबाउट द सेंट्रल पे कमीशन इज डिफाइंड बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट है जो डिफाइन करती है। हम्म, ठीक है भैया, ये भी याद हो गया। अब आपको एक बात याद करनी है, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। बेसिकली इट इज अ मल्टीप्लायर। इकोनॉमी में आप मनी मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, ये एक मल्टीप्लायर होता है कि कितना भैया आपको पे रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेवेंथ पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया था, यानी कि अगर आपका बेसिक पे 100 है तो उसको हम 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 257। ठीक है, ये बात है आपकी फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर को वो डिसाइड किन बेसिस पे करते हैं, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का फिस्कल कैपेसिटी कितना है, कितना हम दे सकते हैं, सैलरी सर्वेस, क्या आइडियल सैलरी है, सारी चीजें। ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बट हाँ मोटी मोटी इतनी बातें हैं अबाउट द सेंट्रल पे कमीशन जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भैया, फिर छोटा सा ये बात, और आर्टिकल 240 इसको पढ़ के जाना यार, आर्टिकल 240 को। चंडीगढ़ को भी आर्टिकल 240 के अंदर लाने की बातें हो रही हैं। आर्टिकल 240 को एक बार देख लेना, प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, इसको अच्छे से एक बार देख के जाना। एनीवेज, चंडीगढ़ के बारे में आपको मालूम होगा, गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो होल्ड करते हैं एडिशनल चार्ज एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। शेयर्ड कैपिटल है बोथ पंजाब एंड हरियाणा की। ठीक है, और पंजाब गवर्नर को पहला बार ये 1984 में मिला था चार्ज, ये आपको याद इतना नहीं रखना है, बट हाँ 240 के बारे में आप पढ़ सकते हो, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे मेंशन्ड है, एक बार इसको देख के जाना। ठीक है, दिल्ली का केस बिल्कुल अलग है, पुडुचेरी का केस अलग है। ठीक है, यहाँ क्या क्या लिखा है एक बार उसको भी देखना। ठीक है, बाकी आपको पुडुचेरी के बारे में तो अच्छे से मालूम भी होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी है, मैं मैपिंग में आपको कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये आई थिंक आएगा टॉपिक है। पे कमीशन भी एक आएगा टॉपिक है, लेकिन ये तो आएगा टॉपिक है। मेरे को ऐसा लगता है, फ्रॉम ऑल दी लॉजिक्स दैट आई कैन कम अप विद, आई थिंक दे विल आस्क अ क्वेश्चन ऑन द स्टेट इलेक्शन कमीशन दिस ईयर, कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओ हमें। सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, कहां पर प्रोवाइड किया गया है अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। 243K, 243ZA, इलेक्शन टू म्यूनिसिपैलिटीज, इलेक्शंस टू पंचायत, कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता, गवर्नर करता है, पहली बात। ठीक है,
उनकी भी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस। रिमूवल वेरी इंपॉर्टेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब कमाल की बात देखो, जज ऑफ हाई कोर्ट है तो मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि दोनों का रिमूवल सेम है। हमने देखा भी था कि रिमूवल कैसे होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, कमेटी बनती है, कमेटी बोलती है प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये बात याद रखना दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू प्रिपेयर फ्रेश वोटर लिस्ट। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स बनाता है, ये बड़े न्यूज में थे, उन्हीं के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन कराता है इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो दिस इज अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कुछ आपके टॉपिक्स थे पॉलिटी के। चैट ऑन है, बताओ भाई। 22 मिनट में आपका पॉलिटी रिवाइज हो गया। बताइए, कोई दिक्कत? स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ के जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत भारी चांसेस हैं। एक बार लक्ष्मीकांत से भी पढ़ के जाना, स्टेट इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। बाकी आपको याद है मैंने आपको टेलीग्राम पे वो शेयर करा है, स्टैटिक लिंकेज। हाँ जी, स्टैटिक लिंकेज, प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस साल आपको मालूम होगा यूपीएससी के 100 ईयर्स हुए हैं, 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी। यस या नो? हाँ जी, है कि नहीं? तो नाउ दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो यूपीएससी पे ही क्वेश्चन पूछ लें, है कि नहीं? तो मैं आपको अगला स्टैटिक लिंकेज जो शीट दूंगा उसमें यूपीएससी मेंशन्ड होगा, आपको एक बार उसको जाके पढ़ना है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, गवर्नर का एसेंट। गवर्नर का एसेंट, हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस बार कितना न्यूज में था कि एसेंट पावर आपको मालूम होनी चाहिए। वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। तो ये मैं आपको एक और स्टैटिक लिंकेज शीट बना के शेयर करूंगा उसमें सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो स्टैटिक लिंकेज को भी साथ साथ करना है। देखो पॉलिटी में एज अ करंट अफेयर चीजें बहुत कम होती हैं, ठीक है, बहुत कम होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीजें उसकी स्टैटिक की न्यूज में है वो हमें अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, चलो अभी जो समझ नहीं आया फिर बाद में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आगे चलते हैं। मेजोरिटी का क्लास को समझ आ गई हैं चीजें, किसी किसी को जो दिक्कत हो रही है मैं क्लास के बाद बैठता हूं तब पूछ लेना। आइए एक बार इसकी चीट शीट देख लेते हैं, क्या चीजें हैं। बहुत 5 टॉपिक है मुश्किल से। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, भाई ये कुछ नहीं है बस याद रखना व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है हमारे नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज का। भाई गवर्नमेंट है ट्रस्टी, उसे ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, हाँ जी, और आर्टिकल 48A उस पर ये बेस्ड है। आर्टिकल 48A बताओ क्या है, कौन बताएगा चैट में? 48A में क्या लिखा है, क्या है 48A? पहले तो ये बताओ, डीपीएसपी है कि फंडामेंटल ड्यूटी है? डीपीएसपी है। कौन सा डीपीएसपी है? इतना तो याद नहीं भैया हमें। एनवायरमेंट से रिलेटेड है ठीक है। और एक बात और याद रख लेना कि भाई ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था एमसी मेहता केस में हुआ था। यूजुअली मैंने कभी देखा नहीं है यूपीएससी को केस लॉस पूछते हुए प्रीलिम्स में, बट ठीक है कभी मुंह उठा के पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। अब ये क्या है भैया लिस पेंडेंस? कुछ नहीं है, सीधी बात ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, पहले तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपको बस इतना भी याद है ना, प्रीलिम्स में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि दिस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। है क्या? एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ लीगल डिस्प्यूट। अगर कोई प्रॉपर्टी लीगल डिस्प्यूट के अंदर है और उसका ट्रांसफर होता है, मतलब दो बंदों के बीच में प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है और अगर उस प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर हो जाता है उसका, तो जो पार्टीज उस लिटिगेशन में इन्वॉल्व है ना, उनका राइट इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मेरे और तुम्हारे बीच में एक प्रॉपर्टी को लेके केस है और अगर वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है तो तब भी हम दोनों का जो उस प्रॉपर्टी पर राइट है वो अफेक्ट नहीं होगा जब तक लिटिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसका पर्पस ये है कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक जो हमारा राइट है वो अफेक्ट ना हो, सिंपल। ठीक है,
उसके अलावा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पे जहां से निकल के आया आपका विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। और नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स जहां पर सेपरेट कैटेगरी आई ग्राम पंचायत के लिए, फर्स्ट टाइम। जो भी चीजें फर्स्ट टाइम होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एक हमको ये देखना है। ये था सर आपका पॉलिटी यहां तक, ठीक है जी, डन हो गया। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी, कुछ नहीं, ठीक है, एक सेकेंड देना। हाँ जी, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी तो बिल्कुल ही नालायक थी अक्टूबर नवंबर में। आप मान के देखिए, मिसलिनियस टॉपिक इतने सारे थे, कोर टॉपिक्स कुछ भी नहीं थे, ठीक है। सबसे पहले मखानानॉमिक्स सबसे पहले हम देखेंगे मखानानॉमिक्स, द पॉलिटिक्स बिहाइंड गवर्नमेंट्स बिड टू बूस्ट बिहार्स मखाना इंडस्ट्री। मखाना आपको मालूम है, आजकल तो अलग अलग फ्लेवर में बिकता है, बड़ा मजा आता है मखाना खा के हमको, ठीक है। ड्राइड एडिबल सीड ऑफ प्रिकली वाटर लिली, याद रखना ये है क्या, ड्राइड एडिबल सीड ऑफ प्रिकली वाटर लिली, ठीक है जी, ये भी समझ आ गया हमें। इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं मखाने को, ये भी सर याद रखेंगे। जो मिथिला का मखाना है उसे जीआई टैग मिला है, ये याद रख सको तो ये भी याद रख लेना। इंपॉर्टेंट बातें और क्या है, इट इज अ एक्वेटिक क्रॉप, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैग्नेंट वाटर अप टू 4 to 6 फीट, फ्लोइंग वाटर नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब ह्यूमिडिटी भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है भाई, बिहार वैसे तो 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द मखाना प्रोडक्शन, 90%, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, पंजाब और असम, है ना कमाल की बात। भाई बिहार अपनी मखाना इंडस्ट्री को यूज ही नहीं कर पाया है, क्योंकि वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी इंडस्ट्री वहां डेवलप्ड ही नहीं है। तो बिहार 90%, पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पंजाब और असम, ये हमको याद रखना है, ठीक है भैया। मखाने के बारे में इतनी बातें याद हो जाएंगी, हो जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बी कीपिंग एंड हनी मिशन। सबसे पहली बात, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन 20 से लेके 26 तक था, अब खत्म होने को हो रहा है। इसमें 3 मिनी मिशन है, ठीक है, 3 मिनी मिशन है जो अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। बस आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी, काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, एवरीथिंग रिलेटेड टू हनी इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। फिर हनी एक्सपोर्ट्स के बारे में आप देख सकते हो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हनी, ठीक है। हम अलग अलग तरीके का हनी एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी बातें इतना देखना नहीं है, बट ये मोटी मोटी बात है। नेशनल बी बोर्ड है, एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है। ये नोडल एजेंसी है सारा नेशनल बी कीपिंग मिशन के लिए। और एक मधु क्रांति पोर्टल है जो आपने लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल है, मधु क्रांति पोर्टल, जो आपने लॉन्च किया है बेसिकली सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है। नाम से याद आ जाएगा, मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है। एक सेकंड देना यार। I am suffering from this dehydration so much now that I cannot even tell you. I am using a humidifier just to take the class because इतना मेरे को dehydration हो जाता है for God knows what reason. क्योंकि I have some sinus issues, तो I have to take care of this. ठीक है, चलो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज आगे चलते हैं। अब ये देखो, इंडिया डिस्पैचेस फर्स्ट शिपमेंट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोस्टा रिका। पहली बात तो फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है जब आप उसमें एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स ऐड कर, आपने किसी भी चीज में, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, आपने, मैंने आपको शायद फोर्टिफाइड पोटेटोज के बारे में भी दिखाया था,
आप विटामिन और मिनरल्स ऐड कर दोगे, उसे फोर्टिफाइड बोलेंगे। ठीक है, अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपदा बोलता हूं मैं इसको। क्या बोलता हूं? आपदा। एपीईडीए भी बोल सकते हो, आपदा भी बोल सकते हो। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका बेसिकली पूरा रोल ही ये होता है, प्रमोट करना एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। एक एपीईडीए एक्ट है, उसके स्केड्यूल में जो प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं उनके एक्सपोर्ट पर ये फोकस करती है। ठीक है, it also functions as the secretariat to the national accreditation board for implementation of this organic production वाला प्रोग्राम, कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है उसको वो सर्टिफिकेशन जो मिलती है, उसका भी सेक्रेटरिएट एपीईडीए ही है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। ठीक है जी, ठीक है भैया, याद रखेंगे। कॉफी पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। अभी कॉफी में आपसे एक बार और भी डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इन बेंगलोर। स्टैट्यूटरी बोर्ड है ये। जो बी कीपिंग वाला है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉफी बोर्ड स्टैट्यूटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ी ये कॉफी की हिस्ट्री लिखी है, मन करे तो पढ़ लेना। कॉफी के दो टाइप्स होते हैं, अराबिका एंड रोबस्ता। कौन से दो टाइप्स होते हैं? अराबिका, रोबस्ता। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अराबिका इज अ माइल्ड कॉफी, रोबस्ता को तो मेरे को भाई इससे एलर्जी है, इसको आप पी लोगे रोबस्ता को तो आप रॉकेट बन जाओगे। ठीक है, इसमें इतना कैफीन होता है, रोबस्ता पिए सीधा कैफीन बने। आपको अगर मालूम होगा जो अच्छे कॉफी कैफेज होते हैं, जो अच्छे कैफेज होते हैं, दे प्राउडली से दैट दे आर 100% अराबिका। ठीक है, लेकिन जो नकली होते हैं, जो नलायक होते हैं, वो अराबिका और रोबस्ता को मिक्स करते हैं, और कुछ तो इतने नलायक होते हैं जो रोबस्ता ही यूज कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो अराबिका और रोबस्ता में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है भैया, अब कंडीशंस देख सकते हो आप कॉफी की क्या होती हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। अच्छा, ऑब्वियसली अराबिका थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा होती है, इट रिक्वायर्स मोर केयर एंड नर्चर, रोबस्ता को इतना नहीं चाहिए। अराबिका का सीजन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अराबिका इज सस्पेक्ट टू मोर पेस्ट एंड डिजीजेस, ये नाम भी याद रख सकते हो। व्हाइट स्टेम बोरर, लीफ रस्ट, ये क्या है? ये पेस्ट हैं जो कॉफी को इफेक्ट करते हैं। एंड शेड चाहिए होता है कॉफी को, इस बात को भी याद रखना, इस मैप को याद रखना, और एक लोकेशन याद रखना, अराकू वैली। क्या याद रखना है? अराकू वैली कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। अराकू वैली कहां है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, इस जगह को प्लीज याद रखना। बाकी ये सारे हिल्स के नाम भी आप याद रख सकते हो, शेवरॉय हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पुलने हिल्स, अन्नामलाई, ये सारे जो लोकेशंस हैं, मोटा मोटा एक बार इसको देख सकते हो, पर अराकू वैली मत भूलना प्लीज। ठीक है, चलो ठीक है। इकोनॉमी में मेजर पार्ट में यही था, और तो मुझे कुछ मिला नहीं। बाकी मिसलेनियस में इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले एनशिटिफिकेशन क्या है भाई? बहुत सिंपल बात है। एनशिटिफिकेशन में जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो डिटीरियरेट हो जाती हैं। पहले आप जब सोशल मीडिया पे जाते हो आपको बड़ा अच्छा सर्विस मिलता है, बिकॉज पहले सोशल मीडिया कंपनीज का गोल क्या होता है? ऑप्टिमाइज करना ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करना, उसके बाद बिजनेस क्लाइंट्स लाना, और फिर वो फोकस करती हैं बस रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पे। तो जो कस्टमर सर्विस होती है वो, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो डिटीरियरेट हो जाता है। ठीक है, अगर ये टर्म आपको एग्जाम में दिखे एनशिटिफिकेशन, तो आप जान लेना ये क्या है। ठीक है, अभी हमने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को देखा था, उसको जरा और देखेंगे। ये देखो, इंडिया ने क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करी, आपको मालूम होना चाहिए हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नॉन बासमती राइस इज ग्रेटर देन बासमती राइस। स्पाइसेस, बफेलो मीट हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। कॉफी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टबैको, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं? देखो, वेजिटेबल ऑयल्स, बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है एडिबल ऑयल्स पे। पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, कोई आपसे बोल दे इंडिया पल्सेस इंपोर्ट नहीं करता। कैश्यू, स्पाइसेस, रॉ कॉटन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये आप लोगों के लिए देखो स्पेशली इंपोर्ट होता है। ठीक है, ताकि आपका जो 30 डेज का स्ट्रेस है वो कम हो सके।
नेचुरल रबर, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये एक बार मोटा मोटा ट्रेंड देख लेना। अब भैया ये क्या है, जैसे यूपीआई है वैसे ही कुछ आपका यूएमआई है, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। क्या है, किसने अनाउंस किया है, आरबीआई ने। पर्पस याद रखना टोकनाइज करना फाइनेंशियल एसेट्स को यूजिंग सीबीडीसी, यानी कि जो आपके रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, आपने उसे एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक डिजिटल टोकन में। सिंपल बात इतनी याद रखो, उसका आपने एक डिजिटल वर्जन बना दिया। अब उससे क्या होगा, अगर एक पूरा बड़ा गोल्ड का ब्रिक है तो उसको एक टाइम पर एक बंदा ओन कर सकता है, लेकिन जब वो डिजिटल हो गया तो आप उसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप भी रख सकते हो कि मैं इसके 1/3 पार्ट को ओन करता हूं। ठीक है, उसकी ट्रेडिंग सेटलमेंट सब कुछ इजी हो सकती है, आप आराम से उसे सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है सर, फिर बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। ये भी कुछ नहीं है, आपकी जो करेंसी है, जो रुपी है, उसका डिजिटल फॉर्मेट है। क्या ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है? हाँ जी, चैट में बताइए, क्या ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है? नहीं, इट इज नॉट एन एसेट, इट इज सिंपली अ डिजिटल वर्जन ऑफ योर करेंसी। जो आपकी फाइट करेंसी है उसका एक डिजिटल वर्जन है, सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, भाई खराब नहीं होगा, नोट फटेगा नहीं अगर वो डिजिटल है तो दैट इज योर डिजिटल करेंसी। ये दो टाइप्स की होती हैं, रिटेल एंड होलसेल। ये एक बार देख लेना बस, कि दो टाइप्स की होती है, रिटेल और होलसेल। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब आगे चलो, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपील कहां जाता है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका पहले क्या आता है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इंपॉर्टेंट बात इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। कौन सी बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी अंडर द कंपनीज एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको लग सकता है इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नो, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, बट इट हैज एडिशनल पावर्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये बात समझ आई? आपको ऐसा लग सकता है कि भाई एनसीएलटी को इस एक्ट के अंदर बनाया गया है, लेकिन नहीं, एनसीएलटी हैज बीन सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट, बट इट इज ऑल्सो एन एब्जुकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी केसेस। ठीक है, इसकी अपील कहां जाती है, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड सब्सिक्वेंटली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे, ये कहां अपील है, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये ऐसा टॉपिक है जो चीट शीट का है, और मैं इसको आएगा टॉपिक बोल रहा हूं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और फ्रंट रनिंग क्या होता है, टेल गेटिंग क्या होता है, बड़े ध्यान से। मेरी एक कंपनी है, मैं उस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी का शेयर है। बड़ी सिंपल, 2 मिनट में समझ जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा है, इस कंपनी की ना बहुत बढ़िया डील होने वाली है, और इसकी वजह से परसों या 4 दिन बाद शेयर प्राइस इंक्रीज होने वाला है, आप शेयर खरीद लोगे आज कम प्राइस पे, कल वो बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट हो गया। मेरे को इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन दी, उसके बेसिस पे आपने ट्रेडिंग करी, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ये बैंड है अंडर द सेबी एक्ट। अब भैया फ्रंट रनिंग क्या होता है, टेल गेटिंग क्या होता है, ये भी एक पर्टिकुलर केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है। पर्टिकुलर केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब, अगर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, क्या आने वाला है, ऑर्डर यानी कि एक आप कोई बिजनेस करते हो जिसमें एक बहुत बड़ा आपको ऑर्डर मिला है फुलफिल करने के लिए, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा कंपनी को, और ये बात अगर मुझे पता चल जाती है और मैं किसी को बता देता हूं, और मैं उसके बेसिस पर प्रैक्टिस कर लूं, मैं उसके बेसिस पर शेयर खरीद लूं, उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग या टेल गेटिंग। इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर द सेबी रेगुलेशंस 1996। तो फ्रंट रनिंग क्या होता है, टेल गेटिंग क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, बस स्कीम है, रैंडम स्कीम है, याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलआई स्कीम पूरा देता है ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग पे। 6 years
और 1 से 10% का आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है भैया, ये तो सिंपल सी स्कीम है, याद रख लेंगे। ये एक और आएगा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? आएगा टॉपिक, एजीआर क्या होता है और एटीएनसी क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनना। एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, दिस इज रिलेटेड टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। किससे रिलेटेड है? टेलीकॉम कंपनीज से। उनका जो रेवेन्यू होता है, अब बात ये होती है कि भाई ये डिफाइन तो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर है। अब यहां पर जब हम मेंस वगैरह में पढ़ते हैं, डिबेट क्या होता है कि ये एजीआर का पार्ट है क्या। जो टेलीकॉम फी है, जो कोर बिजनेस है, क्या उसका रेवेन्यू हमारा एजीआर का पार्ट है? जो हम अदर मिसलिनियस इनकम अर्न करते हैं, क्या वो एजीआर का पार्ट है कि नहीं है? तो इस पर केस है कि भाई क्या ये है, ये नहीं है। वो आपको अभी नहीं देखना, आपको बस ये याद रखना है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अगर आपसे पूछ ले कि न्यूज में है, तो वो भाई टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड है। ठीक है सर। और अब अगर वो आपसे पूछ ले कि एटीएनसी लॉसेस किससे रिलेटेड है, तो वो डिस्कॉम से है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वो कंपनीज जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो लोग चोरी चकारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा, तार डाल देते हैं बिजली चोरी करने के लिए, या फिर उनमें जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, काम करने का ढंग अच्छा नहीं है, तो उस वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये डिस्कॉम से रिलेटेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए एजीआर किससे रिलेटेड है? आपका टेलीकॉम कंपनी से। और ये किससे रिलेटेड है? डिस्कॉम से। ठीक है सर, ये बात हम याद रख लेंगे, अगर ये एग्जाम में आ गया तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, कौन रिलीज करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मंथली। इसका बेसिकली बस ये याद रखना कि किसकी कितनी वेटेज होती है। मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा होती है, फिर माइनिंग होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है, आईआईपी। ठीक है। अब ये भाई ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आ सकता है। कोई नहीं बता सकता कि वो कब इसको रिपीट कर दे। कोर इंडस्ट्रीज, आपको याद रखना है 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया में। इन कोर इंडस्ट्रीज का यहां ऊपर आईआईपी में 40% वेट होता है। ठीक है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है? रटना है, रटना है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइनरी। आपको ये तो सारे एक साथ रिलेटेड है, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीसीएनआर। और फिर एफएससीई, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रख लेंगे भैया। सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर कोई पूछ ले कहां पर है, चेनाब रिवर पे है। कहां है? चेनाब रिवर। ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुभानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको आपको याद रखना है। और मैं तो आपको कहूंगा, मैं आपको कराऊंगा अभी मैपिंग में ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लस सुभानसिरी रिवर, मुझे दोनों पे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इन दोनों रिवर्स को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है भैया। अब आपसे कोई पूछ ले मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट कहां है, तो इट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इनका आपस में कलेश भी है इस चीज में, एंड इट इज ओवर द कावेरी रिवर। ठीक है। फुली एक्सेसिबल रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। फुली एक्सेसिबल रूट क्या है भैया? ये बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना। फुली एक्सेसिबल रूट में भैया ने बोला था एफपीआईज को, और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं यानी कि इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उनको इन्वेस्ट करा रहे थे कहां पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इट इज नॉट फॉर प्राइवेट शेयर्स। एफपीआई और नॉन रेजिडेंट्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आपने फुली एक्सेसिबल रूट बनाया है। इट इज नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म स्टेबल फॉरेन कैपिटल ऑफ सोवरेन डेट इनटू सोवरेन डेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और एफपीआई है, तो इस बात को याद रखेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है भैया, याद रख लेंगे। इसमें हमको ये भूलना नहीं है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील करता है। ठीक है। फिर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये बेसिकली क्या करती है? जो एक्सपोर्टर होते हैं
उनको जो क्रेडिट मिलता है, अरे भाई आपके जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको जो क्रेडिट मिलता है, तो उस क्रेडिट के अगेंस्ट गारंटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? गारंटी, ताकि थोड़ा रिस्क उनका कम हो सके। ठीक है, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर्स टू एक्सपोर्टर्स एंड गारंटीज बैंक अगेंस्ट द एक्सपोर्ट पेमेंट डिफॉल्ट। कि अगर एक्सपोर्टर को बैंक ने क्रेडिट दिया तो ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक को अश्योरेंस देती है कि हम देख लेंगे। ठीक है, फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक था कंपटीशन कमीशन, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या है? अपने आप में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये स्कीम याद रखना, टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। टेक्सटाइल को लेके एक पूरी अम्ब्रेला स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सब कुछ कवर करेगा ये टेक्सटाइल का, रिसर्च वगैरह सब कुछ। ठीक है, जो जो यहाँ पे लिखा है, असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, आएगा टॉपिक एक और, भैया कितने आएगा टॉपिक्स हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, एमएमडीआर एक्ट, ठीक है, इसको याद रखना है। लाइमस्टोन को, किसको? लाइमस्टोन को एक फुली मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया है। किसको डिक्लेयर किया गया है? लाइमस्टोन को। अब मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? जो फर्स्ट शेड्यूल में होते हैं एमएमडीआर एक्ट के, और इनको रेगुलेट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर मिनरल्स कौन से होते हैं? जिन्हें रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। भैया ये नहीं भूलेंगे, लाइमस्टोन को मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब लाइमस्टोन के बारे में देख लो, भैया सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फस रॉक नहीं है, इग्नियस रॉक नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, और कर्नाटका में मिलता है सबसे ज्यादा। लेकिन कमाल की बात देखो, फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक इन जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर भी मिलता है। ठीक है, पर सेडिमेंट्री रॉक है। कोई पूछ ले कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है भैया, नहीं भूलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक भैया बताओ? चिल चल रहा है सीन, आराम से, सैटरडे का दिन है, करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं, है कि नहीं? वीडियो लैग हो रही है? अरे भाई साहब, लैग हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं है भैया, नहीं है, ऐसे मत डराओ यार। अगर किसी का लैग होता है ना तो एक बार रीजॉइन कर लिया करो, क्या पता आपके उससे हो रहा हो। कोरापुट कॉफी की बात मैं आगे करूंगा बेटा, डोंट वरी। तभी मैंने बोला था कॉफी को मैं एक बार आगे दोबारा भी डिस्कस करूंगा। भैया डर गए, भैया डर गए, अरे भैया नहीं डरते किसी चीज से। तुम्हारे करंट अफेयर रिवाइज हो जाए ईशान, वरना मुझे क्या है। आईपी इज रिलीज बाय एनएसओ नॉट सीएसओ, इसमें कुछ एरर हो गया है, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अरे हाँ, सॉरी, ये चेंज कर लो। गुड सत्यम, आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। आईआईपी कहाँ है? तभी मैं इन चीजों को हमेशा डबल श्योर करता हूं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। इट इज रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये चेंज कर लेना। ठीक है, ठीक है जी। अरे टेलीग्राम पे अपलोड कर तो दिए मैंने, ये मैं इस पे भी कर दूंगा डैशबोर्ड पे। ये बच्चे और बातें करने में लग जाते हैं, ये दिक्कत है। नोट ये वो, मैं पूछ रहा हूँ समझ आया अभी तक? कोई दिक्कत है? देखो सत्यम ने एक काम की बात बताई, ठीक है। सर मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, अरे भाई यशांशु, यशांशु करेंगे दोस्त, बात करेंगे इन सब बातों पे। अभी ये देखो जो पढ़ रहे हैं वो देखो, कहीं कोई गलती है भाई मेरी तरफ से है तो वो पकड़ो। अभी सत्यम ने एक चीज बता दी, वरना सब सीएसओ लिख के आ जाते। ठीक है, अब ये देखना भाई, ये आई एम श्योर एकदम सही है, मेरे को भी देख के मैंने डबल श्योर किया था। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या आपको ये बात मालूम थी? मैं भी देख के हैरान हुआ था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अच्छा जी चलो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, आरबीआई ने सेटअप करा है अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं और गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी होते हैं। आई थिंक इसमें 6 मेंबर का होता है ये,
3 आरबीआई से होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, मिशन डिजिटल श्रम सेतु नीति आयोग ने लॉन्च करा है। किस लिए करा है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वर्कर्स को बेनिफिट करे, एआई एंड वर्कर्स। नीति आयोग, मिशन डिजिटल श्रम सेतु। कैफे नॉर्म्स, भैया कैफे नॉर्म्स में क्या है? कैफे नॉर्म्स में क्या ये लिखा है कि हम कैफे में मैडम के साथ जाके कैसे बिहेव करें? नहीं, ये नहीं लिखा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद है? पहले भी पढ़ा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज करे थे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। ये बेसिकली ये बताते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी के टारगेट्स क्या हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स के हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के। ठीक है, कि भाई कितना आपका फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड को आप मीट कर रहे हो कि नहीं, ताकि एमिशन कम से कम हो। किस चीज से रिलेटेड है, किसने रिलीज करे हैं, मालूम होना चाहिए। ठीक है। फिर रोडटेप स्कीम, अब ये स्कीम क्या है भैया? ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो जहां पर एक्सपोर्टर बहुत सारे फीस, हिडन टैक्सेस वगैरह देते हैं, उसका रिबेट मिल जाता है एक्सपोर्टर्स को। अगर उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेंस करा है तो उनको उसका रिबेट मिल जाता है। तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। मिगला पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। कहां पर है? लद्दाख में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। आएगा टॉपिक है ये भी। माइग्रेशन आउटलुक रिलीज कौन कर रहा है? ओईसीडी। ठीक है जी, हो गया याद? पढ़ लिया, एक बार देख लिया, सुन लिया, एक बार रिवाइज करना है बस कल तक, और चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब बताओ क्या दिक्कत, कहीं पर कोई गलती थी, एरर था कोई भाई? जैसे सत्यम ने देखा कुछ कुछ गलत निकला था मुंह से, तो बताओ। नाउ फाइन, चलो बढ़िया, समझ आ गया, मजा आ गया। हम्म, चलो बहुत बढ़िया भाई। मोटा मोटा हमने देख लिया टॉपिक। इकोनॉमी के मिसलिनियस टॉपिक्स काफी ज्यादा थे, एक बार हमने अच्छे से देख लिया। अरे नहीं, क्लास ओवर हितेश भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मेरे तो दिल पे वो आ गया सर, क्लास ओवर? ऐसे कैसे क्लास ओवर? अभी तो हमें स्पीशीज की दुनिया में उतरना है भाई। पता नहीं कभी कभी क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां पे आप आ जाओ आगे। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी में इस बार हम पढ़ेंगे बहुत सारे स्पीशीज। ठीक है, मोटा मोटा लगा लो, स्पीशीज की क्लास ही हो जाएगी ये। ठीक है जी, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जी, तैयार हैं फिर? हम स्पीशीज पढ़ने के लिए तैयार हैं भैया? पढ़ाओ स्पीशीज भैया, क्या ही है स्पीशीज में, देख लेंगे। आओ देखते हैं। पहले तो आपका वुल्फ न्यूज में है, इंडियन वुल्फ। देखो क्या है, आपको वैसे दो तरह के वुल्फ होते हैं, इंडियन ग्रे वुल्फ और हिमालयन वुल्फ। जो इंडियन वुल्फ है उसको एक सब स्पीशी माना जाता था ऑफ द ग्रे वुल्फ। बात ऐसी चल रही है कि इसको एक सेपरेट स्पीशी, डिस्टिंक्ट स्पीशी क्लासिफाई करा जाए। बात क्या चल रही है, समझ आ गया? अब देख लो ये दोनों वुल्फ क्या होते हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ होता है भाई, नोन एज भेड़िया। समझे? भेड़िया कहां मिलता है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मोस्टली आपका यहां नीचे वाली बेल्ट में पूरा इधर। फिर एक होता है हिमालयन वुल्फ। ये भाई साहब इसको टिबेटन वुल्फ भी बोला जाता है। ये आपको ऑब्वियसली हिमालयन रेंजेस में मिलेंगे, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह में। इनके बारे में कमाल की बात है भाई साहब, मोनोगेमस स्पीशीज होते हैं। क्या स्पीशीज होते हैं? मोनोगेमस स्पीशीज। बहुत बॉन्ड होता है इनमें आपस में, और अपने पैक के लिए जिंदगी भी देने के लिए तैयार होते हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम भेड़िया हो? सोच के देखो। हाँ जी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी मोनोगेमस स्पीशीज होते हैं, पर ये अलग तरह के स्पीशीज होते हैं। ये एक दूसरे की जान लेने के लिए अतावले होते हैं। तुझे मैं कंपटीशन में बीट कर दूंगा। तूने एक पीडीएफ पढ़ी है,
मैं 2 पढ़ूंगा, ठीक है। ये होते हैं यूपीएससी स्पीशीज। डोमिनेंट मेल होता है, पहले वो खाना खाता है फिर बाकी पैक मेंबर खाते हैं। एक साथ बहुत ठूस लेते हैं ये लोग 9 kg, ठीक है, ताकि इन्हें इन्हें यही नहीं पता कब दोबारा फीस मिलेगी। जैसे आप लोग पीडीएफ को ठूसते हो, पीडीएफ, वैसे ये 9 9 kg का खाना खा जाते हैं आपस में। ये सेंट मार्किंग इनका एक फीचर होता है, सेंट मार्किंग, हाउलिंग करते हैं ये लोग, हाउलिंग, ठीक है। पर इंडिया वाले थोड़े रेयर ही हाउल करते हैं बेचारे, वो उनका यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं हुआ ना, इसलिए छोटे से होते हैं इंडिया वाले, छोटे छोटे होते हैं 3 फीट वाले। और जापान में ये क्या होता है छोड़ो, इसको आपको इतना नहीं देखना। पर 2 तरह के वुल्फ होते हैं, इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो देख लेना, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है। अपडेट हो गया हो तो एक बार चेक कर लेना, जब भी मन करे स्पीशी पढ़ो तो लेटेस्ट स्टेटस को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे, ये आपको देख रहा है, तू यूपीएससी का अटेम्प्ट देने जा रहा है और डर रहा है, हमें देख हम कितना चिल जीवन जीते हैं। अब देख कितना क्यूट हो गया है ये, सोच के देखो। अरे भाई पहले ये ऐसा था, मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये मेरे को आदत है। एनीवेज भैया पढ़ाओ ना, क्या बातें कर रहे हो, चलो पढ़ो। ये पढ़ो भाई, ये मणिपुर लोकटक लेक, यही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक लेक, फ्लोटिंग बायोमास, फुमडी, फुमडिस पढ़ा होगा आपने, मणिपुर का बड़ा फेमस लेक है ये लोकटक लेक, जहां ये फ्लोटिंग बायोमास मिलता है, उसको फुमडिस भी बोलते हैं मेती लैंग्वेज में। यहां मिलता है आपको ब्राउन बोल रहा हूं, ब्रो एंटलर्ड डियर। क्या मिलता है? ब्रो एंटलर्ड डियर, इसको सांगाई भी बोलते हैं, डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये देख लो एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट पे, ये आपको यहां मिलता है, इसको सांगाई बोलते हैं, ब्राउन एंटलर्ड डियर, डांसिंग डियर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, फुमडी, इसको नहीं भूलेंगे। यहां पर क्या मिलता है, कौन सा नेशनल पार्क है, और ब्राउन एंटलर्ड डियर कहां मिलता है, वहां मिलता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक, फुमडिस। ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट आएगा टॉपिक है ये, इस साल वल्चर पे क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 70% डिक्लाइन है हिस्टोरिक नेस्टिंग साइट्स में। इंडिया ने फर्स्ट सिस्टमैटिक नेशन वाइड सर्वे किया ऑन क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स। वाओ, किसने करा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। पाया क्या कि भैया बहुत बुरी हालत है। फोकस किस पे था? 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पे। जो 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अभी दिखाता हूं, ठीक है भैया, आगे बताओ। ये मत भूलना, डीकोफ्लिनैक, डिक्लोफिनैक, डिकोफ्लिनैक, डिक्लोफ्लिनैक, भाई ये एक मेडिसिन होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी डेथ्स ऑफ वल्चर, डिक्लोफिनैक, ठीक है। ये प्राइमरी कॉज है, क्योंकि जब वल्चर इस पे फीड करते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है और डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वल्चर इंडिया में कितनी स्पीशीज है? 9 स्पीशीज है, अभी 9 की 9 दिखाते हैं। स्कैवेंजिंग बर्ड्स होती हैं वल्चर, आपको मालूम है, ठीक है। एनिमल कैराकेसेस वगैरह पे फीड करती हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे क्या होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश करा है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, पिंजौर हरियाणा में, ये भी आप देख सकते हो। और जौरबीर कंजर्वेशन रिजर्व जो है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, इट इज अ डेडिकेटेड वल्चर सेंचुरी, ठीक है। यहां पर आप एनिमल कैरेकेसेस को डालते हो इनको खिलाने के लिए, ठीक है। उसी के साथ में इंडिया का एक्शन प्लान है वल्चर कंजर्वेशन को लेके, ये भी देख सकते हो। अब ये है भाई साहब स्पीशीज, आप देखो 4 इनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनके नाम याद रखने हैं। रेड हेडेड वल्चर, उसके अलावा स्लेंडर बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, और इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर। लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, व्हाइट रम्ड, रेड हेडेड, रेड व्हाइट बिल वाली,
रेड वाइट बिल वाली कौन है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या कोई लीस्ट कंसर्न है? हाँ, यूरेशियन ग्रिफॉन लीस्ट कंसर्न। कोई बोल दे कोई भी वल्चर आपकी लीस्ट कंसर्न नहीं है इंडिया में? नहीं है। 9 स्पीशीज है, 9 स्पीशीज। ठीक है भैया, वल्चर नहीं भूलेंगे। ओहो हो, मेरी फेवरेट है ये डुगोंग। ये देखो अब इसको, अब ये स्मोक कर रही है। सीकाओ बड़ी क्यूट लगती है मुझे ये। IUCN की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी अभी, इसको मैं आपको उसमें ही बताऊंगा। ठीक है, वहां पे डुगोंग की पॉपुलेशन के बारे में बात हुई। भाई ओनली हर्बीवोरस मरीन एनिमल मैमल फाउंड इन इंडिया। हर्बीवोरस होती हैं, जानवर नहीं खाती। हर्बीवोरस मैमल होती हैं, ये बात याद रखो। सी काउ बोलती हैं इनको, बड़ी क्यूट होती हैं ये। बहुत लंबी उम्र होती है इनकी 70-70 साल तक जीती हैं। हर्बीवोर होती हैं, मीट वीट नहीं खाती, लंबी जीती हैं। ठीक है, अब कहां मिलती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो जो नीचे आपका पूरा एरिया है तमिलनाडु के पास, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, वहां जाओ देख के आओ। वार्म शैलो कोस्टल वाटर्स में रहती हैं, डीप वाटर्स में नहीं रहती हैं। डीप वाटर में नहीं रहती, शैलो वार्म कोस्टल वाटर्स। ठीक है, जो आपकी सी ग्रास वगैरह होती है उसको रेगुलेट करती हैं बाय ग्रेजिंग। बताओ, काओ है तो वहां पर भी ग्रेज ही करेगी। कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइटिस, ये आपको इतना रटना नहीं होता है भाई, एग्जाम में आएगा तो तुक्का ही मारना होता है, क्योंकि कितना ही रट लोगे, कितनी ही स्पीशीज का रट लोगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ठीक है, मेरे को बड़ी पसंद है सी काओ, डुगोंग। ठीक है, ये है जी। ठीक है, इनको तो नहीं भूलेंगे भैया। अब यार ये तो मिसलिनियस सा टॉपिक है। कोई आपसे पूछ ले कौन सा स्पीशी ऐसा है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर रहा है नेविगेट करने के लिए, ऐसा ढूंढने में आया है, स्टडी में आया है, तो वो और कोई नहीं, ये नौटंकी है। पिजन्स। ओ हो, पिजन्स तो आर भैया पेन। अगर आपके घर में बैल्कनी है तो ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे। और आपको मालूम है इनकी जो बीट होती है, जो इनका रिप्रोडक्टिव कह रहा हूं, जो इनका वेस्ट होता है, ठीक है, वो वेस्ट आपकी लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। आपको मालूम है बात? चैट ऑन करता हूं। हाँ जी, इनसे दूर रहा करो, ये बहुत डेंजरस होती हैं। मुंबई में बैन है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े खतरनाक होती हैं भाई साहब, मैं तो बिल्कुल दूर रहता हूं इनसे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी तो ये था पिजन। ये किसको यूज करती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, थोड़ा सा आप इनके बारे में भी देख लो। आपकी जो ये बैट्स होती हैं, बैट्स के बारे में देख लो। दो ग्रुप्स होते हैं, मेगा और माइक्रो। मेगा चाइरोपेट्रा, पता नहीं क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मेगा चाइरो नहीं, मेगा चिरोप्टेरा, मेगा चिरोप्टेरा, मेगा चिरोप्टेरा और माइक्रो चिरोप्टेरा, दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होती है भाई आपकी फ्रूट ईटर, जैसे डुगोंग है, हर्बीवोरस, फ्रूट ईटर, फ्रूट खाती है। और दूसरी होती है इंसेक्टिवोरस, ये भाई इंसेक्ट खाती है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको बस इतना मालूम होता ना कि जो इंडिया में फ्लाइंग फॉक्स है वो फ्रूगीवोरस बैट है, फ्रूट खाती है। तो यूपीएससी का आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते, एक पीवाईक्यू। ठीक है, और कुछ होती है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, कार्निवोरस भी होती हैं, ये भी आप देख सकते हो, कार्निवोरस वो भी होती हैं। ठीक है, बट इतना कुछ खास है नहीं। इको लोकेशन को ये यूज करती हैं, आपको मालूम होगा। नेविगेशन सिस्टम होता है एक इनका, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को एमिट करती हैं। ठीक है, जो हमारी हियरिंग से बियॉन्ड होता है, वो जो टच करके आता है उसको ये एंटिसिपेट करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, और उसके बेसिस पर ये क्या करती हैं, अपना लोकेशन फाइंड करती हैं, उस हिसाब से ये नेविगेट करती हैं। तो इको लोकेशन को यूज करती हैं। ठीक है जी, ये होती है आपकी बैट्स। इसके बारे में भी देख लेना, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, कभी तो आएगा, कब तक नहीं आएगा। मेलानिज्म,
मेलानिस्टिक टाइगर, ऐसा टाइगर, ये बेचारा देखो, ये देख रहे हो ब्लैक कलर, ये क्या है? मेलेनिन एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? मेलेनिन एक जेनेटिक कंडीशन होती है जहां पर मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ये मेलेनिन वही है जो आपको ब्लैक कलर देता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हेयर, हाई स्किन, पिगमेंटेशन वगैरह, और ये ब्लैक स्किन में रिजल्ट करता है मेलेनिन, ठीक है। तो ये जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं ये वैसे भी आइसोलेटेड रहते हैं और आपस में ही ब्रीड करते हैं, जिससे कि ये ऐसे होते हैं। मिलते कहां पर हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओनली फाउंड इन हियर, ओनली वाइल्ड हैबिटेट फॉर मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर। कहां पर? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर है। तो ये है अबाउट द मेलेनिस्टिक टाइगर। कौन सा टाइगर? मेलेनिस्टिक टाइगर, इसको नहीं भूलेंगे। कोई पूछ ले कहां मिलता है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में। मेलेनिस्टिक का मतलब क्या होता है? ब्लैक स्किन होती है, पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ के जाना। आपको मालूम है आपको इंडिया में चीता लाने की चुल है, कहां लाएंगे? कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो आपने आइडेंटिफाई करे थे। अब तीसरा और कर लिया, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और भाई यहां पर ये नर्मदा और यमुना, ये देख सकते हो रिवर्स, इट फॉल्स इन दिस बेसिन, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा आएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये आपकी लॉन्च हुई थी, ये COP30 हुआ था, ठीक है। परमानेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड टू कंजर्व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इंडिया ने इसको ज्वाइन करा है, बट एज अ ऑब्जर्वर, नॉट एज अ फुल टाइम मेंबर, ठीक है। हाँ जी, इंडिया हैज ज्वाइंड द ब्राजील लेड इनिशिएटिव एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ फुल टाइम मेंबर। बात समझ आई? अब इसमें जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर अच्छे से अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करता है तो उनको जो इंसेंटिव मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसकी सैटेलाइट बेस्ड सेंसिंग होगी कि भाई क्या सिचुएशन है, किसने कितना इंप्रूव करा है, नहीं करा, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत बढ़िया, रिवाइज हो रहा है बढ़िया से, चलिए ठीक है जी। सही है। ये टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो, एयर पोल्यूशन को लेके है, कुछ खास नहीं है। कोई आपसे पूछ ले बीटा एट्यूनेशन मॉनिटर, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली PM 2.5 और 10 को मेजर करने की टेक्निक होती है। PM 2.5 एंड 10 आर मेजर्ड यूजिंग बीटा एट्यूनेशन मॉनिटर्स, दैट इज इट, बस। इसमें ये बीटा रेज को पास करते हैं थ्रू अ फिल्टर, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं मालूम। बाई चांस कोई पूछ ले बीटा एट्यूनेशन मॉनिटर क्या होते हैं, तो PM 2.5 और 10 की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। उसी के साथ में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है। मोतीराव, मोतीराव क्या होता है भाई? ये वर्ड यूज हुआ था COP30 में। इट इज बेसिकली अ वर्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट कंसेंसस, उसके लिए वर्ड होता है, ठीक है। और ये मुंदरूकू इंडिजिनस ग्रुप, ये ब्राजील का है, बस ये याद रखना, ठीक है। ठीक है सर। ये एक और मिसलिनियस टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। 5 autonomous institutes under the Earth Sciences Ministry brought under the single ESSC umbrella। अब ये क्या है? देखो भाई, देखो, अर्थ साइंस सेक्टर काउंसिल बनाया है इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके। आपको बस ये याद रखना है कि कुछ तो ऐसा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में कि 5 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक क्या बनाया है? अर्थ साइंस सेक्टर काउंसिल। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम अगर देख सको तो देख लेना, ठीक है। जो आपका सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, दे विल हेड दिस काउंसिल, ठीक है। और भाई अपना बाकी चीजें आप देख सकते हो, कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। एक आपको हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ के जाना है। किसके बारे में? हैवी मेटल्स। आपने देखा होगा यूरेनियम मिला है कहां पर? ब्रेस्ट मिल्क में। कहां मिला है? ब्रेस्ट मिल्क में और ग्राउंड वाटर में। हैवी मेटल दो तरह के होते हैं, एसेंशियल हैवी मेटल, टॉक्सिक हैवी मेटल।
एसेंशियल हैवी मेटल कॉपर, जिंक, आयरन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, याद है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को भी चाहिए होते हैं लेकिन लार्ज क्वांटिटी में नहीं। लेकिन कुछ होते हैं टॉक्सिक, जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये होते हैं टॉक्सिक इवन इन ट्रेस अमाउंट्स। ये याद रख लेना। यूरेनियम की सेफ लिमिट क्या है? 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर एज पर दी WHO। ये न्यूज में था। अगर कोई आपसे इसकी सेफ लिमिट पूछ ले, आई थिंक ऐसा मर्क्यूरी को लेके क्वेश्चन आया था, तो सेफ लिमिट यूरेनियम की पूछ ले तो 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। ठीक है सर, ये याद हो गया। हैवी मेटल्स, ठीक है। उसी के साथ में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया कौन रिलीज करता है? इसरो। कौन करता है? इसरो। लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। एक बार को आ सकता है क्वेश्चन में, लैंडस्लाइड के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह का मटेरियल होता है, डेब्री फ्लो क्या होता है, अर्थ फ्लो क्या होता है, मड फ्लो, ये आपके ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी लिखा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया कौन रिलीज करता है? इसरो, ठीक है। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आई थिंक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। उनका केमिकल फॉर्मूला, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और लाइफ स्पैन क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, मीथेन का बहुत कम होता है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का तो बहुत ही ज्यादा होता है। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस एंड सो इज ओजोन, ठीक है। ये एक आप पढ़ सकते हो, सरंडा फॉरेस्ट, साल फॉरेस्ट होते हैं ये। कहां है? बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड ओडिशा। साल ट्रीज मिलते हैं यहां पे, ठीक है। एनजीटी ने बोला है कि भाई ये फाइनेस्ट साल फॉरेस्ट है कंट्री के। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये सारंडा फॉरेस्ट है, यहां पर भाई साहब 26% मिलता है कंट्री का आयरन ओर रिजर्व। क्या मिलता है? कंट्री का आयरन ओर रिजर्व। साल फॉरेस्ट में आयरन मिलता है, ये आपको याद रखना है। झारखंड ओडिशा के बॉर्डर पर ये फॉरेस्ट है, सारंडा फॉरेस्ट। उसी के साथ में इन्वेजिव स्पीशीज काफी न्यूज में रहते हैं। वैसे तो इन्वेजिव स्पीशीज को आपको प्रिपेयर करना होता है, लेकिन कुछ इन्वेजिव स्पीशीज के मैंने यहां नाम लिख के दिए हैं। इनको प्लीज पढ़ के जाना। पार्थेनियम, वाटर लेटस, एलिगेटर वीड, वाटर हाइनेथ, प्रोसोपिस जूलिफोरा, लताना कमारा, येलो क्रेजी एंट, क्या है ये? इन्वेजिव स्पीशी है, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हो, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये थे सर आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स, इजीली रिवाइज हो गए। प्लीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी को मत भूलना और डुगोंग को मत भूलना। मेरी फेवरेट डुगोंग, पहले भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। चलिए एक बार इसके मिसलिनियस टॉपिक भी देख लेते हैं। ये भाई आपके कुछ वोल्केनो न्यूज में थे, सेमेरू इंडोनेशिया में। एक ये न्यूज में था हाईली गुबी वोल्केनो इथियोपिया में। ये आपके कुछ वोल्केनोज के नाम और कहां पर थे आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने एक टेबल बना दी आपके लिए, एल नीनो, ला नीना, पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी का इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट होता है। हम ये दोनों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंडिया में पहली बार जो आपकी रिन्यूएबल्स हैं वो 50% से ज्यादा हो गए हैं। ये देखो, ये शेयर होता है इंडिया की रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। इसमें जो आपका ये है, ये तो ऑब्वियसली रेड वाला तो आपका थर्मल है, बट उसके बाद न्यूक्लियर है, लार्ज हाइड्रो है, रिन्यूएबल्स है। इन तीनों का मिला के शेयर 50.1% हो गया है। कितना हो गया है? 50.1% एज ऑन जून 2025। ठीक है। ठीक है भैया, इसको याद रखेंगे। फिर अरावली रेंज। अरावली रेंज काफी न्यूज में थी। अरावली रेंज एक्सटेंड करती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों स्टेट आपको याद रखनी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है अरावली की? गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू, राजस्थान, ठीक है। बहुत ओल्ड माउंटेन्स होते हैं ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी,
इंडियाज फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट। क्या होता है ये? वैसे तो ये भी आएगा, टॉपिक है। क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट? आप अगर किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 यूनिट्स ऑफ एमिशन करे, और मैंने 100 यूनिट्स ऑफ एमिशन करे, और मैंने 50 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे तो 50 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एमिशन हुए। तो पर यूनिट कितना एमिशन हुआ? 2। ये होता है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से सेक्टर कवर्ड है। पहले तो सीमेंट था, एल्यूमिनियम था, क्लोर एल्कली, पल्प एंड पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और सेकेंडरी एल्यूमिनियम, ये बाद में ऐड कर दिए गए। ठीक है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट। उसके अलावा साइक्लोन आया मोंथा कौन सा? मोंथा। हरिकेन्स भी बोलते हैं इनको, टाइफून भी बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं और विली विली बोलते हैं। कहां क्या बोलते हैं एक बार देख लेना। फिर कोई पूछ ले एक्सियल सी माउंट क्या है? एक्सियल सी माउंट, इट्स अ सबमरीन वोल्केनो इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। माउंट सेमेरू, ये हमने ऊपर भी कवर कर लिया, दोबारा आ गया। हाईली गुबी, ऊपर कवर कर लिया, दोबारा आ गया। जाम्बेजी रिवर को पढ़ के जाना, जाम्बेजी रिवर, इसकी पूरी लोकेशन देख के जाना। ठीक है, कहां ड्रेन होती है ये देख के जाना, कहां ओरिजिनेट होती है देख के जाना। 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और विक्टोरिया फॉल्स इसी जाम्बेजी रिवर पे फॉल करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ के जाना। फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और भाई इन्होंने एक नया स्पीशी आइडेंटिफाई करा है जो इंडिया में पहली बार इसकी प्रेजेंस मिली है। ये बड़ा क्रेजी नाम है, क्रैसिकॉलिस मिडलटोनी इसको एक बार देख लेना। पहली बार गुजरात में टाइगर देखा गया है, रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। कमाल की बात है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट चीता है उसमें आप देख रही हो कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो बोत्सवाना गई थी, वहां से भी चीता आएंगे, तो वो देखना है। ठीक है, उसके साथ में आगे देखते हैं काराबिट ग्राउंड बीटल। अब ये क्या होती है? ये बायो इंडिकेटर होती है। बायो इंडिकेटर का मतलब ये वहां की हेल्थ को, उस सॉइल की हेल्थ को बताने में हेल्प करती हैं। काराबिट ग्राउंड बीटल लगता तो नहीं कि पूछेंगे, बट ब्लू फ्लैग प्रोग्राम, एक सेकंड देना यार। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम क्या होता है? ये बेसिकली कोई गवर्नमेंट नहीं मैनेज करती है, फाउंडेशन मैनेज करती है। इसमें आपके बीचेस को, जो बीचेस होते हैं उनको सर्टिफिकेशन मिलती है क्लीनलीनेस की। इंडिया में आई थिंक 33 नहीं 33 नहीं, पता नहीं कितने ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, एक बार देख लेना। बट ये बात है कि वेस्ट बंगाल और गोवा में नहीं है। फिर आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ। ठीक है, ये 2021 में हुआ था। मार्सेली यहाँ पे मार्सेली मैनिफेस्टो अडॉप्ट हुआ था। 2025 में ये अबू धाबी में हुआ। यहाँ पे डुगोंग रिजर्व, इंडिया फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन पार्क बे को रिकॉग्नाइज किया। ये हमने डुगोंग के बारे में देख लिया। ठीक है, कोरल लार्वे क्रायो बैंक, ये कहां पर है? फिलीपींस ने एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, कहां पर? फिलीपींस में कोरल लार्वे क्रायो बैंक। ठीक है, आईयूसीएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, आईयूसीएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्या है? ये बेसिकली यही अबू धाबी में हुई थी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर पहली बार इसके चेयर बने हैं पहला एशियन जो लीड करेगा इस बॉडी को। आईयूसीएन के ऐसे 7 कमीशन है। कितने कमीशन है? 7। नाम मत याद रखना, लेकिन कोई पूछ ले आईयूसीएन के कितने स्पेशलाइज्ड कमीशन है? 7 है। ठीक है, उनमें से एक के ये हेड बने हैं। एक इंडिया ने अपनी नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट लॉन्च करी है, एक तरीके से हमारी रेड लिस्ट जैसे आईयूसीएन की होती है। कौन इंप्लीमेंट करेगा? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। पोल्यूशन रिस्पांस पर कराई किसने? कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है।
ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, और ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हाँ जी, चैट में बताइए, हो गया याद? एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रिवाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है जी, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है जी। ये लीजिए, फॉस्फीन, फॉस्फीन पढ़ना है हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, फॉस्फीन पढ़ना है। क्या है फॉस्फीन? बेसिकली एक सिंपल सा कंपाउंड है जिसमें एक फॉस्फोरस का एटम होता है, 3 हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है, ये बंद करनी पड़ेगी चैट। एक फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल टॉक्सिक गैस है, फिशी ऑर्डर होता है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसको एक बायो सिग्नेचर गैस बोलते हैं। कोई आपसे पूछ ले फॉस्फीन क्या है, इट इज बेसिकली अ बायो सिग्नेचर गैस। इसकी प्रेजेंस लाइफ की प्रेजेंस को क्या हो गया, इज एवरी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है जो आपका फॉस्फीन होता है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि भाई अर्थ पे ऑब्वियसली यू फाइंड फॉस्फीन ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट फॉस्फीन इज आल्सो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जाइंट गैस प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। ऑल्दो वहां पे कोई बायोलॉजिकल लाइफ है नहीं और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन वहां पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी आपको फॉस्फीन देखने को मिलता है, और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है अंडर द यूवी रेडिएशन, ठीक है। इसका कहीं पर भी मिलना पॉसिबल लाइफ के एविडेंसेस को एक तरीके से एविडेंस होता है ऑफ अ पॉसिबल लाइफ, ठीक है। तो ये होता है फॉस्फीन। इंपॉर्टेंट क्या है, बायो सिग्नेचर गैस है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा, देखो, इंडिया गिफ्ट्स प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स टू इंडोनेशिया फॉर सीसीएम 137 कंटेमिनेशन रिस्पॉन्स। ये क्या है, जैसे यूरेनियम होता है, सीसीएम 137 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अब कमाल की बात देखो, कई बार आपको रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनका एक्सपोजर हो सकता है, तो जो ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल है, इसको अगर आप खाओगे तो वो आपकी बॉडी में जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको बाइंड करके उसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकाल देगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल किस लिए यूज होता है, तो रेडियो एक्टिव इमरजेंसी में ये यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और हमने ये गिफ्ट किया है इंडोनेशिया को, ठीक है, ठीक है। फिर हैनले के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हैनले फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में है। अगर आपसे कोई पूछ ले ये बॉटल 1 क्या है, बेसिकली रेटिंग है, एक नॉमेनकल्चर है, एक रेटिंग का वे है, 9 पॉइंट स्केल पर रेट करते हैं कि भाई स्टार गेजिंग कंडीशन कितनी अच्छी है। तो हैनले के जो स्काईज है वो बॉटल 1 रेटेड है, ठीक है। यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर अलग अलग तरह के इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जोडियाकल लाइट क्या होता है, गेंगशिन क्या होता है, बेल्ट ऑफ वीनस दिखता है यहां से। ये सारे बेसिकली आपके एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनाज हैं जो आपको यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हैनले के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हैनले फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व ऑफ इंडिया लद्दाख में है, ठीक है। कोई पूछ ले सेंटिनल 6B क्या है, ये भाई एक सैटेलाइट भेजी है नासा ने टू ऑब्जर्व ओशन, जो ओशन में सी लेवल राइज कर रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट भेजी है। किसने भेजी है, नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर, ठीक है, मेनली नासा। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। वाइल्ड पोलियो वायरस, पोलियो वायरस क्या होता है,
देखो आपको मालूम होगा पोलियो वायरस के 3 टाइप्स होते हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, 2, 3। 3 टाइप्स होते हैं पोलियो वायरस के। अब अगर आपको पोलियो वायरस का आपको वैक्सीन लगनी है तो 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी की लो इम्यूनिटी है तो क्योंकि इसमें एक लाइव वायरस होता है तो भाई साहब उससे भी आपको वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हो सकता है। क्या हो सकता है? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। और फिर ये सोसाइटी में सर्कुलेट हो सकता है। इसीलिए फोकस किस पर है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन पे कि हम एक्टिवेटेड नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन की जगह इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन पे फोकस करें। बाकी पोलियो क्या होता है, क्या सब होता है, वो आप देख सकते हो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल भाई दिस इज अ टॉपिक विच विल कम इन एग्जाम। इस साल पक्का आएगा और रीजन है दे विल आस्क यू अबाउट हेपेटाइटिस 100%। 5 स्टार। सबसे पहले इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। इट इज सॉरी क्या बोल रहा हूं, इट इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल यूज, ड्रग्स, ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। कमाल की बात देखो, स्प्रेड कैसे कैसे होता है आप देख सकते हो। ए स्प्रेड होता है थ्रू फूड, ड्रिंक, क्लोज कॉन्टैक्ट। बी स्प्रेड होता है मदर टू बेबी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो बी का ट्रांसमिशन जो आपका जिस तरह से आपका एचआईवी ट्रांसमिशन होता है, कुछ कुछ वैसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। मदर टू बेबी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, नीडल वगैरह से, ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, सी अगेन चाइल्ड बर्थ, नीडल, टैटूज वगैरह से स्प्रेड होता है। ई होता है वाया फूड एंड वाटर। तो ई और ए एक जैसे तरह से होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस डी कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव हेपेटाइटिस बी। इस बात को नहीं भूलना। अब हमारे पास वैसे अगर आप देखा जाए कि बी और सी मेजर रीजन है क्रॉनिक हेपेटाइटिस के, ये आपको इतना याद नहीं रखना। एक और बात जो आपको याद रखनी है, वैक्सीन एग्जिस्ट करती है ए, बी और ई की, सी की कोई वैक्सीन नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन ऑफ सी। और आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी पार्ट है। और डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी को एक कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। हाँ जी, हेपेटाइटिस डी को। सी की वैक्सीन नहीं है। डी कब होता है? जब जब बी होता है, ठीक है। बी का स्प्रेड ब्लड से होता है। ई और ए फूड वाटर से भी हो सकते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं। और मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ बी एंड सी। याद रखना है, भूलना नहीं है। हेपेटाइटिस पे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। लो चैट में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? बताओ। बहुत बढ़िया, सही बात है। इट कैन बी अप्लाइड इन ऑल द 4 कैटेगरीज। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे भी मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्वांटम टेक्नोलॉजी आप पढ़ते होंगे, उसका एप्लीकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन में होता है, अल्ट्रा प्रिसाइज नेविगेशन में होता है, फास्टर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट में होता है, और सिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर ड्रग डिस्कवरी उसमें भी होता है। इसकी एप्लीकेशन को याद रखना। और इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च कर रखा है, इसके बारे में पढ़ के जाना। और ओवरऑल आप साइंस एंड टेक में क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी पढ़ाई करके जाना। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है सर। एक बार सोशल इश्यूज आईआर एक साथ कर लेते हैं और फिर सारा चीट शीट देख लेंगे, ठीक है। ये लो भैया, कौन कौन है लखनऊ से? लखनऊ नॉमिनेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सेट टू जॉइन हैदराबाद ऑन ग्लोबल कुलिनरी मैप। अब ये क्या है? यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क होता है। क्या होता है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ सिटीज होती हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में वो लोग क्लासिफाई करते हैं। इंडिया हैज सेवरल सिटीज इन दिस, पूरा जो आपका ये आपका क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। हो सके तो प्लीज इसको याद ही कर लेना कि कौन कौन सी हैं।
जयपुर है, वाराणसी है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, श्रीनगर है, कोझिकोड, ग्वालियर और अब लखनऊ। हैदराबाद और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में है। म्यूजिक में कौन सा है, लिटरेचर में कौन सा है, और क्या ईयर है ऐड होने का। यूपीएससी का कभी मन कर गया तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क पर वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं। इंडिया की जोन जोन सी सिटी इसका पार्ट है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आपको मालूम होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आप बड़ा सिंपल टॉपिक है, आपको मालूम होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, कल्चरल होती हैं, नेचुरल होती हैं। इंडिया में एक मिक्स कैटेगरी वाली है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। बात हो रही है सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की बात हो रही है। ठीक है, अब सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में आप पढ़ लेना, ये मैंने उसमें भी ऐड कर दिया जो आपके हिस्ट्री वाले करंट अफेयर है, तो ये आप खुद पढ़ लेना। हिस्ट्री करंट अफेयर है, बिल्कुल स्टैटिक है, कुछ नहीं है। ये एक बुद्धिस्ट साइट भी थी, ये कैपिटल थी भाई आपकी दक्षिणा कोसाला किंगडम की, तो ये सब आप देख लेना, सारा चीजें रटने वाली है, इसमें पढ़ाने का कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। ये भी यार हेपेटाइटिस जितना इंपॉर्टेंट है आएगा। क्या है ये? सिकल सेल डिजीज। अब सिकल सेल डिजीज क्या होता है? देखो, एक तो होते हैं नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसे, और अगर आपका रेड ब्लड सेल की शेप ऐसी हो गई तो उसको बोलते हैं सिकल सेल। ठीक है, इसमें आपको सीवियर एनीमिया, पेन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऑर्गन डैमेज वगैरह भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिकल सेल ट्रेट क्या होता है? देखो, ये होता है सिकल सेल ट्रेट, एक नॉर्मल जीन और एक सिकल सेल जीन, इसको बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। दोनों पेरेंट्स में सिकल सेल होना चाहिए, तभी जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे में दोनों सिकल सेल जीन आ जाए। सिकल सेल, अब अगर दोनों ही जीन सिकल सेल वाले हैं तो इसको बोलेंगे सिकल सेल डिजीज। ये देखो, सिकल सेल ट्रेट जब है जब 1 सिकल जीन है और 1 नॉर्मल जीन है, लेकिन जब दोनों दोनों हो जाएं, दोनों ही जीन सिकल सेल जीन है, तो उसको बोलेंगे सिकल सेल डिजीज। ठीक है, और दोनों पेरेंट्स के पास सिकल सेल ट्रेट होना जरूरी है। अगर एक पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको सिकल सेल डिजीज नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में सिकल सेल ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। कहां है? ट्राइबल में। और एक नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी आप चला रहे हो। ठीक है, बाकी ये बेसिकली आपको मालूम होगा जीन एडिटिंग होती है। क्रिस्पर कैस9 के बारे में आपने कभी तो पढ़ा होगा, अब तो बहुत पुराना हो गया, जिसमें आप जो गलत जीन है उसको जाके कट कर देते हो। तो जीन एडिटिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग इस सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए। तो ये रिसर्च हो रही है, इस पे बात हो रही है। ठीक है, तो बस इतना जानना है कि भाई क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल को भी आप यूज कर सकते हो फॉर सिकल सेल ट्रीटमेंट। ठीक है, इतना कुछ इसको देखना नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए सिकल सेल डिजीज होता क्या है। दोनों पेरेंट्स में होना चाहिए, एक में है तो उसको सिकल सेल ट्रेट बोलेंगे, और दोनों जीन अगर सिकल सेल हैं तो उसको सिकल सेल डिजीज बोलेंगे। डबल डोम, डबल डोम आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको डबल डोम फीचर मिलेगा। ये लोधी डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये नहीं भूलना। ठीक है, कि डबल डोम, 2 डोम होते हैं, पहले एक इनर डोम होता है फिर एक आउटर डोम होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको मालूम होना चाहिए। टोम ऑफ सिकंदर लोधी, हुमायूंस टोम, ताजमहल, जामा मस्जिद इन दिल्ली, ये डबल डोम आर्किटेक्चर के पार्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेली मैसेकियर कहां हुआ था, तो असम में हुआ था। कहां हुआ था? असम में हुआ था। बस इतना मालूम होना चाहिए, बाकी पढ़ लेना, कुछ है नहीं, आएगा भी नहीं। ठीक है, एक बार मुझे लगा था कि आएगा बट नहीं। अच्छा, ये बनाया है यूनेस्को ने एक वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। किस चीज का म्यूजियम बनाया है? स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ये मॉन्डी कल्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनेस्को का ही है। ये बेसिकली इस म्यूजियम में आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टोलन हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो गोल क्या है कि ये खाली हो जाए, सारी चीजें रिकवर हो जाए। ये बोआब ट्री के मॉडल में बना हुआ है। आप जाकर इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो, जो वर्चुअल म्यूजियम है स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट की। आपको एक ट्री मिलेगा, उसके ऐसे लेयर खुलेंगे और वहां पे आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग ब्रांचेस पे ऐसे आपको लिखे मिलेंगे। इंडिया के 2 स्कल्पचर्स हैं जो इसका पार्ट है, 2 स्कल्पचर्स फ्रॉम इंडियन टेम्पल। ठीक है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्या है वो? ये देखो, द म्यूजियम डिपिक्ट्स एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स सबमिटेड फ्रॉम इंडिया, 9th century सैंडस्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम द महादेव टेम्पल इन पाली, छत्तीसगढ़।
The first, a Nataraja figure, is described as showing Shiva in his cosmic dance, and the second figure, Brahma, the creator. ये दोनों पार्ट हैं इस स्टोलन म्यूजियम के, तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक आपका ब्लॉक होता है मर्कोसोर। मर्कोसोर ये क्या है? आपका ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने मिलकर एक मार्केट बना रखी है, कॉमन मार्केट, जैसे आपकी यूरोपियन यूनियन है। इंपॉर्टेंट बात, चिले इसका पार्ट नहीं है। इक्वाडोर पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कंट्री कौन सी है बताना चैट में, ये कौन सी कंट्री है? ये वाली जो पार्ट नहीं है, पेरू। ये कौन सी है? दिस वन। बर्केडोर क्या होता है? इक्वाडोर। ये वाली कोलंबिया। वेनेजुला नहीं है, ये है वेनेजुला। इसको सस्पेंड कर रखा है। वेनेजुला ने लेटर ज्वाइन किया था, बट उसको सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। और इंडिया और मर्कोसोर का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसको देख लेना कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है, इसको अच्छे से देखना। जो यहाँ पे ये 3 छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये पार्ट नहीं है। सुरीनेम, ग्याना, वो सब नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया एंड वेनेजुला, ठीक है। मर्कोसोर के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो चैट में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आसियान। ASEAN consists of some nations belonging to Micronesia. ASEAN includes no member from Polynesia, and East Timor became the 11th member of ASEAN. बहुत बढ़िया। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, नहीं जी, आंसर है इसका बी, 2 and 3। आसियान मेंबर कंट्रीज आपको मालूम होनी चाहिए। टिमोर लेस्ट अभी रिसेंटली मेंबर बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉलिनेशिया की कोई भी कंट्री इसका पार्ट नहीं है आसियान का, ना माइक्रोनेशिया का है। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। नो कंट्री फ्रॉम माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया इज अ पार्ट ऑफ आसियान, नॉर इवन मेलेनेशिया या मेलेनेशिया, ठीक है। प्लीज इसको पढ़ के जाना। ये रीजन्स कौन कौन से होते हैं, ये रीजन कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट होते हैं। ये माइक्रोनेशिया, ये देखो, ये सारे जो आइलैंड्स है ना, इनको मिला के बोलते हैं बेटा माइक्रोनेशिया। ऐसे मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, जिनको मिलाकर ये टेरिटरीज बना रखी हैं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ठीक है। मैपिंग में एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। यार ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आएगा। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कैसे अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। एक नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनकी टर्म क्या होती है? 5 इयर्स। क्या टर्म होती है? 5 इयर्स। स्टक हो गया क्या? नहीं ना, ठीक है। और रिन्यूएबल होती है ये टर्म, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये रेकमेंड करता है एक कैंडिडेट टू द जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल अपना सीक्रेट बैलेट के थ्रू, जिसको स्ट्रॉ पोल्स बोलते हैं, वो कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये असेस करता है कि कौन सा कैंडिडेट एमर्ज करेगा। एंड फॉर अ रिकमेंडेशन टू पास, द रेजोल्यूशन मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट 9 वोट्स इन फेवर एंड देयर मस्ट बी नो वीटो। वीटो किसकी है? 5 परमानेंट मेंबर्स, यूके, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है। तो यूनेस्को, और यूनेस्को कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको दिया होगा टेस्ट के अंदर। मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स, मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ये कभी तो क्वेश्चन आएगा और बड़ा मजा आएगा। हयत तहरीर अल शम, M23 कहां पर है? हुदीस कहां पर है? हेजबुल्ला कहां है? अल शबाब कहां है? जहां जहां पर ये मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, वो मैपिंग, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन प्लीज पढ़ के जाना। हयत तहरीर अल शाम, HTS सीरिया, M23 कोंगो, हुदीज येमेन, हिजबुल्ला लेबनान, अल शबाब सोमालिया। ये पढ़ के जाना, ठीक है। ये हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब एक बार चीट शीट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टर्म है जीनोबायोलॉजी।
क्या टर्म है? जीनोबायोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग लाइफ फॉर्म्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन अर्थ। इसको बोलते हैं जीनोबायोलॉजी। ऐसे लाइफ सिस्टम जो अर्थ पे नहीं है, अलग है, उसको बोलते हैं जीनोबायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नेविथ्रोमाइसिन, फर्स्ट फुली इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बायराग। इसका नाम मिकनैफ है। ठीक है। और मेडिसिनल यूज इसका क्या है? डिजाइन टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। ठीक है। फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसने क्या लॉन्च किया है? सरल टूल लॉन्च किया है। सरल टूल किसने लॉन्च किया है? एएनआरएफ ने। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आप फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हो, बाहर से एक जीन आया, उसको आपने ऐड किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? आप जो एग्जिस्टिंग जीन है उसको एडिट करते हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सीन मोर एक्सेप्टेबल एंड सेफ। जंक डीएनए पढ़ लेना क्या होता है? ये भाई वो डीएनए होता है दैट डू नॉट एनकोड प्रोटीन्स एंड ऑफन डू नॉट प्रोड्यूस एनी फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स। इनका कोई काम धाम नहीं होता, इसीलिए इनको जंक डीएनए बोलते हैं। ठीक है। जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? जीपीएस स्पूफिंग में आप काउंटरफीट सैटेलाइट सिग्नल्स देते हो, मतलब गलत सिग्नल देते हो मिसलीड करने के लिए। ठीक है। क्या हो गया? उल्टा क्या हो गया? उल्टा हो गया ये जेनेटिक। आई फील दिस इज द करेक्ट वन। जेनेट ये मैंने गलत उल्टा बोला है क्या? जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई डोंट थिंक सो। उल्टा है ये। कोई कह रहा है राइट है, कोई कह रहा है उल्टा है। एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ काउंटरफेट सैटेलाइट सिग्नल्स, गलत सिग्नल दिए। और जीएनएस जैमिंग क्या होता है? कि आपने उसको ओवर पावर कर लिया, यानी कि बेसिकली व्हाट यू डिड वाज आपने उसको एक तरीके से जैम कर लिया, हैक कर लिया। तो स्पूफिंग और जैमिंग। ठीक है। ये दादी अम्मा का ट्राइब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अपातानी ट्राइब, अपाताबी ट्राइब आपको याद रखना है। ठीक है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्राइब्स कौन से होते हैं? ऐसे सीधी कम्युनिटी, सीधी कम्युनिटी को जरूर एक बार पढ़ के जाना। ये अफ्रीका से इंडिया में आए थे। ये आपको अगर कहीं से मिल जाए, डाइएथिलाइन ग्लाइकॉल, ये बेसिकली रीजन है किसका? जो कफ सिरप पी के बच्चों की डेथ हुई थी, तो उसमें क्या था? डाइएथिलाइन ग्लाइकॉल। ये अगर आपको मालूम हो किस चीज से रिलेटेड है तो आपको याद रहेगा। वी राइज इनिशिएटिव नीति आयोग का इनिशिएटिव है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। मारबर्ग वायरस डिजीज, मारबर्ग वायरस डिजीज हेमोरेजिक इलनेस। ठीक है, ये आप याद रखना। उसी के साथ एक डिजीज और जो न्यूज में था, ये इन्फेक्शन है हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया। इसको भी एक बार देख लेना। दोनों डिजीज है, बस नाम याद रखना। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। ठीक है। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है। और क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है, देन वी हैव टू एस्टैब्लिश अ नेशनल आईएचआर अथॉरिटी। हमको क्या एस्टैब्लिश करना है? नेशनल आईएचआर अथॉरिटी, बिकॉज वी आर अ सिग्नेटरी। ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स और, आईआरएन सिक्योरिटी के ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन। ये बेसिकली हुआ था इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्प्राजोलम। ये बेसिकली एक एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है जिसको लोग यूज करते हैं नशे करने के लिए। तो ये उसके अगेंस्ट हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसको कंडक्ट कराया था। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज। ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1950, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन। मीटियोर मिसाइल कोई पूछ ले, एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय यूरोपियन कंपनी, आपको इंडिया की नहीं है, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स है। हैमर मिसाइल एयर टू ग्राउंड वेपन है। क्या है? एयर टू ग्राउंड वेपन, प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले मियावाडी, मियावाडी म्यांमार का एक साइबर क्राइम हब है। कहां है? म्यांमार में है। क्या है? साइबर क्राइम हब है, वहां से इंडियन सिटीजन को निकाल के लाया गया। साइबर क्राइम हब है मियावाडी, कहां पर है? म्यांमार में।
ठीक है। अच्छा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये आप याद रखना। ठीक है। अच्छा, और स्वलंबन 2025, ठीक है, स्वलंबन ये क्या है? इंडियन नेवी ने एक नेवल डिफेंस इनोवेशन इंडिजनाइजेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। किसने? इंडियन नेवी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये एनएसए लेवल का होता है, आपके अजीत डोभाल सर है, एनएसए लेवल की मीटिंग्स होती हैं। इसके फुल मेंबर्स कौन है? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस, बांग्लादेश, सेशल्स। सेशल्स अभी रिसेंटली इसका फुल मेंबर बना है। एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की कौन सी है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शिकागो कन्वेंशन के तहत बनी थी, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सेविया फॉरम ऑफ डेट, सेविया फॉरम ऑन डेट, यूनेक्टाड ने इसको लॉन्च किया है। प्रिवेंट डेट क्राइसिस एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। टर्न डेट क्राइसिस, स्ट्रेंथन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविया फॉरम ऑन डेट। ठीक है सर, ये थे आपके अक्टूबर एंड नवंबर के जो छटे हुए करंट अफेयर्स थे। ठीक है, थे तो बहुत सारे, बट जितने हमने पूरा कंसोलिडेट करके उसका जूस निकाला वो इतना ही था। ठीक है, बट आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्च अप्रैल के ये करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हाँ मैं वो भी दे दूंगा आर्यन। ठीक है, देखो मैं मानता हूं रिवीजन करना बोरिंग होता है, बट करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया का है। ठीक है जी, पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर देता हूँ 5 मिनट में चेतन। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। अब आज रात की क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। बढ़िया से पढ़ो और देखो। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं यूसीसीएन में 8 कैटेगरीज है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, डन है। ओके देन, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो रात को एक डाउट सेशन और एक ऐसे इंटरेक्शन सेशन हम रख सकते हैं, इफ यू वांट। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, बात करनी है, तो वो रख लेंगे। ठीक है, मैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो, ओके।